शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। कल हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत कुछ मैप का पोर्शन देखे थे। आज हम इंडिया की जियोग्राफी को थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। आज मैप पर जो आधारित कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं वो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये वेस्टर्न घाट दिखाया गया है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इस प्रकार से लंबी लंबी फैली हुई हैं। तो कौन कौन से राज्यों का हिस्सा इसमें आ जाता है? महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा गोवा का, कर्नाटक, केरला और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का है। अब इसके पहले जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पार्टिकुलरली पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियों के नाम पूछा था। आज हम यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा का कुछ हिस्सा है। तो यहाँ से जो भी रिवर निकल रही हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना है कि ये नदियाँ कौन से राज्यों से होकर के निकली हैं। वहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिवर पूर्वी घाट से निकली है कि पश्चिमी घाट से निकली है। वहीं जैसे कि यदि हम पूर्वी घाट वाली बात कर लें तो उड़ीसा वाला कुछ हिस्सा हो जाता, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा हो जाता और तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा हो जाता। तो अब थोड़ा सा दूसरा मैप हम देखेंगे और यहाँ से हम समझेंगे कि कौन कौन सी जो रिवर हैं वेस्टर्न घाट से निकली हुई हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड मैप हम देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की जो कुछ मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। सबसे नीचे से यदि हम शुरुआत करें केरला वाले हिस्से से, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पेरियार रिवर है, उसके बाद नेत्रवती है, और ऊपर यदि हम जाते हैं तो कृष्णा है, भीमा है और गोदावरी है। ये कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि हम देखे हैं, कुछ हिस्सा इनका कर्नाटका में है, कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं, कुछ कुछ जो रिवर्स हैं केरल से निकल रही हैं, कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि तमिलनाडु से निकल रही हैं। तो ये जो रिवर है मेनली इनका जो फ्लो वाला एरिया है वो वेस्टर्न घाट है। कुछ इसमें से भी हम देखते हैं कि कुछ पूरब की तरफ बहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ में बहती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है इनका फ्लो की जो डायरेक्शन रहेगी वो पूर्वी घाट की तरफ में रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये ज़्यादा ऊंचा है। तो जो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां हैं उनको हमने दो सेक्शन में बांट दिए हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ में जा रही हैं, तो कुछ ऐसी नदी जो कि वेस्टर्न घाट से निकली हुई हैं और ये पश्चिम की तरफ में बहती हैं, जैसे कि हैं पेरियार रिवर, भरतपुजा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी। इस प्रकार से ये कुछ फेमस रिवर हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकली हैं, लेकिन इनकी जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ में है। वेस्ट की तरफ में ये जो नदियाँ मूव कर रही हैं, बह रही हैं, वेस्टर्न घाट से ये निकली हुई हैं, ये फास्ट मूविंग नदियाँ मानी जाती हैं, तेज़ी के साथ में बहती हैं। ओविंग टू द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्टीपर ग्रेडियंट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समुद्र पास में पड़ जाता है और समुद्र एकदम किनारे में है, तो तेज़ी के साथ में ये ट्रैवल करती हैं और अपने पानी को समुद्र में गिरा देती हैं। This makes Western Ghats more useful in term of production of hydroelectricity। तो इस चीज़ का फ़ायदा हम उठाते हैं बिजली बनाने के लिए। जितनी ज़्यादा तेज़ी से पानी बहता है उतना ही बेहतरीन उपयोग होता है उसका बिजली बनाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियों की। ऐसी नदियाँ जो कि वेस्टर्न घाट से निकली हैं और पूर्व की तरफ जा रही हैं, इसमें तीन मेजर रिवर्स आ जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा कुछ और भी छोटी नदियाँ हैं या फिर ट्राइब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमावती, काबिनी। तो ये रिवर के नाम हमको याद रखना है। ये सारी की जो सारी रिवर हैं पश्चिमी घाट से निकली हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व की तरफ है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी की सारी जो रिवर हम पढ़ रहे हैं ये वेस्टर्न घाट से निकली हुई हैं। वहीं इसमें ख़ास बात ये है, ये नदियाँ जो ईस्ट की तरफ में जा रही हैं इनकी जो स्पीड है वो स्लो रहती है। मूविंग एंड
eventually merge into larger rivers such as the Kaveri and Krishna। तो स्लो चलती हैं और ज़्यादातर तो ऐसी हैं जो कि बड़ी बड़ी नदियों के साथ में मिल जाती हैं। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो आज हम दो एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो भारत में रहने वाले रिफ्यूजी लोगों से रिलेटेड है। रिफ्यूजी लोगों के अंतर्गत पार्टिकुलरली उन लोगों के बारे में चर्चा की जाती है जिन देशों में हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते चलते यूक्रेन के जो बहुत से नागरिक हैं वो अपना देश छोड़ छोड़ के दूसरे देशों की शरण ले रहे हैं मजबूरी में। यही हाल हमने देखे हैं अफ़गानिस्तान में हुआ था जब वहाँ पर तालिबान ने शासन किया था। कुछ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की भी बात करी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा म्यांमार में क्राइसिस आया। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्राइसिस आता है और वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो भारत में जो रिफ्यूजी लोग रह रहे हैं, भारत उनकी कैसे करके देखभाल कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, इसके ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। और यहाँ पर जो राइटर हैं वो भी इंटरनेशनल कहना चाहिए ख्याति प्राप्त लोग हैं। ऑस्कर मुंडिया इनका नाम है। ये चीफ ऑफ मिशन UNSCR इंडिया के चीफ माने जाते हैं। तो दो जगह इंडिया और मालदीव में ये काम किए हैं। हमारे देश में, चाहे वो हमारे देश में रहने वाले रिफ्यूजी हों, चाहे वो अदर कंट्री में रहने वाले रिफ्यूजी लोग हों, पार्टिकुलरली यहाँ पर यूथ लोगों की बात करी जाती है कि किस प्रकार से यूथ लोगों को यदि हम एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ अच्छी सी ट्रेनिंग दे पाते हैं, तो वो अपने खुद के समुदाय के लिए, उनके खुद के जो रिफ्यूजी वाला ग्रुप है वो लोग उनके लिए भी काम करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही युवक के बारे में बताया जाता है, एक लेडीज़ की भी यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि कैसे वो अपने सबसे पहले तो खुद शिक्षित हुए, फिर अपने साथियों को वो ऊपर उठाने का काम कैसे करके करते हैं। इसलिए उनको हमें कुछ बेहतर सुविधाएं देना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन वाली बात हो, चाहे उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो, या फिर उनके कुछ और अधिकार हों। रिफ्यूजी यूथ के बारे में बताया जाता है कि हमें उनको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, एंड आर ईगर टू यूज़ देयर टैलेंट। हर कोई चाहता है कि हमारे पास जो टैलेंट है हम इनका इस्तेमाल करें और कंट्रीब्यूट करें उनकी कम्युनिटीज़ में, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, जिनके साथ में वो रह रहे हैं। यहाँ पर बताया है कि अभी हम फिर से एक और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम 20 जून को मनाते हैं। लगभग 103 मिलियन इंडिविजुअल लोग ऐसे हैं जिनके सम्मान में हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 103 मिलियन रिफ्यूजी लोग रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने फेस किया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, मजबूरी में इनको अपना देश छोड़ कर के आना पड़ा है। उनके देश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर अनरेस्ट वाली कंडीशन चल रही है वर्ल्ड वाइड। इस प्रकार के जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको काउंटलेस स्टोरी मिल जाती है लोगों के संघर्ष की, ह्यूमन स्टोरीज़ की, किस प्रकार से उनको लॉस झेलना पड़ा है और उनके जो सपने हैं किस प्रकार से चूर चूर हो गए हैं। ये जो दिन रहता है कुल मिलाकर के हमारा जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिफ्यूजी लोगों के प्रति, ग्लोबल सिटीजन्स एंड ए कॉल फॉर एंगेजमेंट एंड एम्पैथी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इन लोगों के प्रति हमें कुछ करना है, इनसे इंगेज रहना है, इनके प्रति हमें थोड़ा सा दया भाव दिखाना है। तो इस प्रकार की जो कमिटीज़ है इनके बीच में हमें प्रमोट करना है सोल्डारिटी को, एकजुटता को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलकमिंग रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन इनटू आवर कमिटीज़।
ठीक है, तो हमें हमेशा से ही कहना चाहिए जो रिफ्यूजी लोग हैं इनके वेलकम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की बात यदि हम करें, जैसे कि कई जगह पर युद्ध जैसी की घटनाएं घटित हुई हैं, यूक्रेन है, म्यांमार है, सूडान है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की बात ले लें, चाहे वो सोमालिया की अभी प्रेजेंट की अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज रहा हो। These crises extended to our region where many individuals have been uprooted from their homes. एशिया की हम बात कर लें, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया अकेला एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 2,50,000 फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन रहते हैं, ठीक है, जो कि मजबूरी से अपने देश को छोड़ कर के आए हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके देश में चल रही है, किसी प्रकार का युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते चलते इनमें वुमेन एंड चिल्ड्रन शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग हाफ ऑफ दैट पॉपुलेशन। इनमें से आधे से ज़्यादा, लगभग आधा हम कह सकते हैं कि महिलाएं हैं और बच्चे हैं। इंडिया ने हमेशा ही ग्रेसियसली, मतलब उदारतापूर्वक होस्ट किया है, असिस्ट किया है रिफ्यूजीज़ को एंड असाइलम सीकर्स को विथ इन इट्स टेरिटरी। हमने हमारी भूमि में हमेशा से ही रिफ्यूजी लोगों का स्वागत किया है, और ये एक प्रकार से हमारा टेस्टामेंट माना जाता है हमारी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा, ये चीज़ हमारी वसीयत से ही चली आ रही है, पुरखों से ही हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इसके लिए हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देते हैं कि हमने इस प्रकार से रिफ्यूजी लोगों को आपने सपोर्ट किए हो, hosting refugee throughout its history in a manner that deserve to be applauded and emulated. अब यहाँ पर उस व्यक्ति की बात करी जा रही है जो कि इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहा है। यंग अफ़गान रिफ्यूजी है जिसका नाम है अफ़गान अहमद, और इनका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इनकी जो होम कंट्री है, यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार हो सकता था, इसी डर के मारे अपने देश को छोड़ करके इंडिया आ गए और रिफ्यूजी के तौर पर रहने लगे। अब यहाँ आकर इन्होंने डिस्टेंस के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त किया था फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, और आज वो इस कंडीशन में पहुँच गए हैं कि रिफ्यूजी लोगों को पढ़ा रहे हैं, रिफ्यूजी लोगों को, लोकल चिल्ड्रन को, एंड एस्पायर टू सर्व द कम्युनिटी द अपलिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ए नोबडी टू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। उनकी कोई गणना ही नहीं हो रही थी, लेकिन आज के टाइम में वो जानी मानी हस्ती बन चुके हैं, अपने समुदाय को ये शिक्षित कर रहे हैं, आसपास में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी रिमार्केबल बात हो जाती है कि कैसे करके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ने उनको एम्पावर किया था इन रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल एंड मेकिंग हिम ए वैल्यूड कंट्रीब्यूटर टू हिज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो वो उनकी कम्युनिटी और उनकी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, तस्लीमा, जो कि स्टेटलेस पर्सन हैं एंड ट्वाइस डिस्प्लेस्ड रोहिंग्या वुमेन इन इंडिया। 2 बार डिस्प्लेस्ड हो चुकी रोहिंग्या वुमेन हैं हमारी इंडिया में। कुड फिलफिल हर ड्रीम ऑफ बीइंग एजुकेटेड, ये अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं यदि हम इनको बेहतर एजुकेशन दे सकें, और आज के समय में ये रोल मॉडल निभा रही हैं, रोल मॉडल प्रोवाइड कर रही हैं अदर गर्ल्स के लिए उनकी कम्युनिटी में। सिमिलरली उसी प्रकार से देखा जाए, स्किल एंड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट आयशा एक अफ़गान रिफ्यूजी हैं जो कि धीरे धीरे निर्माण कर रही हैं अपने रास्ते का, ताकि उनका करियर बन सके और वो आर्टिस्ट डिज़ाइन के रूप में काम कर सके। उन्होंने डिज़ाइन किया है बहुत सारे स्विम वियर रिसेंटली, एंड अप एंड कमिंग ब्रांड
विच इज़ नाउ ऑन सेल थ्रू एन ऑनलाइन स्टोर। तो आप सोच सकते हैं कि रिफ्यूजी होते हुए भी उनका एक ब्रांड बन गया है और ऑनलाइन अपने कपड़ों का ये बिजनेस कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने को लेकर के लिखा गया है। तो आने वाला जो एक समिट है, ठीक है, कहाँ पर आयोजित होने वाला है? पेरिस में होने वाला है। समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के ऊपर इसका आयोजन किया जाना है। ये एक अच्छा टाइम है कि हम कुछ मजबूत कदम उठाएं सस्टेनेबल फाइनेंस की ओर, एंड नॉट लेट दिस बी अनदर इंटरनेशनल समिट। और हमें आगे के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है कि अगली बार के लिए हम छोड़ दे रहे हैं इस बार। इसके अलावा G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है, तो इंडिया के पास भी एक मौका है कि इस प्रकार से वो आवाज़ उठा सकें कि हमें ग्लोबली एक फ़ंड का निर्माण करना है। हमेशा से ये बात चलती आ रही है कि पूरा जो विश्व है, विश्व के जो गरीब देश हैं क्लाइमेट चेंज को जो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं उनके बुरे असर का, तो ये फंड का पैसा उनको दिया जाएगा। ये बात पहले से ही चली आ रही है। पार्टिकुलरली जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, उसको भी फुलफ़िल करने के लिए गरीब देशों को डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ पैसा दिए जाने की बात करी जाती थी। जैसे कि पहले निर्धारित किया गया था कि कम से भी कम $100 बिलियन जो रुपया है साल भर में तो देना चाहिए इन देशों को, लेकिन ये पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। कितना परसेंट पैसा अभी तक दिया गया है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। एक अच्छी बात और यहाँ पर बताई जा रही है कि देखिए, COP21 एंड बायोडाइवर्सिटी COP15 के ऑब्जेक्टिव को एंड ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पर यदि हम इसको सेट करना चाहते हैं कि जो टारगेट हमने निर्धारित किए थे, तो इसके लिए लगभग हमें 4 ट्रिलियन रुपया हर साल खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में यदि हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के, पेरिस एग्रीमेंट को यदि हमें अचीव करना है तो कितना पैसा हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 2 ट्रिलियन एक साल में हमें खर्चा करना पड़ेगा, $2 ट्रिलियन, तब जाकर के हम पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके लिए भी हमको $2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन सच ये है कि केवल $204 बिलियन ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस केम लास्ट ईयर, ए रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। हालांकि अच्छी बात है कि जो $204 बिलियन हैं वो लास्ट ईयर में आया है असिस्टेंट के तौर पर, तो ये काफ़ी बड़ी रकम है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात कर लें तो 25% जो ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है वो गया है कहाँ पर? साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में एंड अफ्रीका में, विच हाउस सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन। अभी तक जो रुपए पैसा इकट्ठा हुआ है उसका केवल 25% हिस्सा ही गरीब देशों को जा पाया है, यहाँ पर ये बताया जाता है। इसके साथ साथ में सबसे मेन चीज़ जो है वो आ जाती है रुपए पैसे की कमी। विकसित देश तो कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं उन देशों में पैसे की कमी के चलते चलते वो पेट्रोल डीजल के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उनको टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, उनका जो संस्थागत कमजोरी है उसको दूर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो इलिसिट फाइनेंस है, इलिसिट मतलब होता है अवैध जो तरीके से जो रुपए पैसा का आवागमन होता है उसको कम करने की ज़रूरत है। एंड हायर रिस्क परसेप्शंस,